साथियों जय हिंद। मैं एम सैनी और मेरे साथ में आदरणीय ओम प्रकाश देव जी सर। कई पंक्तियां, कई अंतरा आदरणीय गुरु जी के द्वारा लिखे गए हैं और ऐसे ही 3 अंतराएं गुरु जी ने लिखे हैं और इन अंतराओं को हम आप तक नहीं, स्पेशल हम उस तक, गुरु जी का ऐसा कहना है कि ये अंतराएं जब दिल में भाव आए तो कुछ शब्द निकले, उन शब्दों को गुरु जी ने अपनी कलम से लिपिबद्ध किया है, तो उनको हम आप सभी को तो है ही, साथ में उस तक आदरणीय गुरु जी का कहना है कि दिल की भावनाओं को उस तक हम पहुंचाने का इन अंतराओं के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आदरणीय गुरु जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो तुम्हारे दिमाग की कल्पना है, ये दिल के कल्पना है, इस तक आप कैसे पहुंचे, उसके बाद में हम इसको आपको सुनाएंगे। तो पहले आदरणीय गुरु जी हम सबको बता रहे हैं, और हम सबको नहीं, ये उसको बता रहे हैं, तो सुनिए। देखिए दोस्तों, हालांकि जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं और मैंने जो आधार बनाया है वो प्रेम को बनाया है, और प्रेम में भी मैंने श्रृंगारिक चीज़ें भी लिखी हैं, वियोग की भी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने श्रृंगारिक लिखी हैं। और ये जो मैंने अंतरा लिखे हैं, हालांकि अंतरा अलग अलग स्थिति के हैं, और ऐसा नहीं कि सारी की सारी स्थितियों से मैं ही गुजरा हूँ, लेकिन मेरे आसपास ऐसे उदाहरण भी रहे हैं जिनको देख करके मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। कुछ एक चीज़ें जो मेरे पर भी आधारित हैं, और मैंने जो कोई भी मेरे सामने था मैंने उसको इंगित कर करके और ये सारी चीज़ें लिखने का प्रयास किया था। तो मैंने जो लिखा है वो प्रेम पर लिखा है, और प्रेम कुदरत का ऐसा बंधन है जिससे दुनिया बनाने वाला और दुनिया में रहने वाला आज तक कोई नहीं बचा है। प्रेम शाश्वत है, सत्य है, अजर है, अमर है। तो ये जो पंक्तियां हैं, प्रथम मैं और गुरुजी अभी साथ में जिनको गाएंगे, हालांकि माँ शारदे ने ऐसा कंठ तो हमें नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है। और ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां उस समय की हैं जब आदमी प्रेम में होता है और उससे पहली बार प्रेम होता है। और पहली बार जब प्रेम होता है तो प्रेम में जिस किसी भी चीज़ को वो देखता है तो उसमें उसे अपने महबूब की ही प्रतीति दिखाई देती है। तो ये जो पंक्तियां हैं, तो मैं आदरणीय गुरुजी के साथ इन्हें गाना चाहता हूँ। तो इससे पहले साथियों, मैं एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये है कि इन पंक्तियों में एक नायक अपनी नायिका से प्रेम में, ऐसा प्रेम का दस्तूर है कि इसमें बिछड़ना शायद इसका दस्तूर है। अगर प्रेम में ना बिछड़े तो शायद वो प्रेम ना रह करके वर्षों बाद शायद अच्छे संबंधों में ना रहे। ये कई ऐसे जीते जाते उदाहरण देखे गए। प्रेम का असली मजा तो बिछड़ने में है। प्रेम को अगर भुनाना है तो दूर रह करके इसको भुनाया जाए, उसके एहसासों में जिया जाए। और हमको ऐसी आशा है कि अगर आप भी अगर प्रेम में होंगे या आप भी अगर प्रेम में रहे होंगे तो शायद इन पंक्तियों का आइडेंटिफिकेशन या प्रत्यक्षीकरण आप भी अपनी महबूब के लिए या आप भी अपनी महबूबा के लिए हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप शायद तुम भी कर पाओगे। तो साथियों, अब सुनिएगा। और प्रेम का नाम ही वियोग है, ठीक है। तो पंक्तियां हैं जी कि हसरत ये हमेशा है, कभी तू सामने होगी। हसरत ये हमेशा है, कभी तू सामने होगी। तेरी जुल्फों के साए में
हंसी वो शाम जो होगी, मगर तुम खो भी जाओ तो जुदा होने के ख्वाबों में, मगर तुम खो भी जाओ तो जुदा होने के ख्वाबों में, जुदा जो मुझसे हो जाए कभी वो बात ना होगी, जुदा जो मुझसे हो जाए कभी वो बात ना होगी। और अगली जो 4 पंक्तियां हैं दोस्तों, ये पंक्तियां उस समय की हैं जब प्रेम होता है, नायक नायिका अपने एक दूसरे के साथ कस्में वादे खाते हैं, और कस्में ये होती हैं कि हम जीवन भर साथ निभाएंगे, जीवन भर रहेंगे साथ में। लेकिन ये प्रेम की कहीं ना कहीं सत्यता रही है कि प्रेम में बिछड़ना ही होता है। तो और साथियों, आपने सुना होगा और लोग कहते भी हैं कि प्रॉमिस आर टू बी ब्रोकन, वादे तो तोड़ने के लिए होते हैं, और प्रेम में वादे ना करें तो प्रेम पराकाष्ठा पे पहुंच ही नहीं सकता। साथियों, प्रेम में तो दिन में भी तारे तोड़ना, जब तारे दिखे ना तब भी तारों को तोड़ना। अगर नायिका रात को 3 बजे कहे कि अपने नायक से कि यार मुझे समोसे खाने हैं, तो किसी बेकसूर नींद में फरमाए हुए दुकानदार को घर जाकर के जगाना, 10 रुपए की जगह भले ही 1000 रुपए पे करने पड़े, लेकिन प्रश्न ये है, उसका जवाब ये है कि नायिका को समोसे खिलाने हैं। और इसको दूसरे शब्दों में यूं कहो साथियों कि प्यार अंधा होता है, और अगर अंधापन नहीं है तो वो प्यार हो ही नहीं सकता। प्यार को कभी नापना तोलना मेरे हिसाब से संभव नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक नायक अपनी नायिका को इस बात में उलझा देता है कि तुम ऐसा करोगी या नहीं करोगी। शायद वो नहीं कर पाएगी, वो कहेगा तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बहुत बार नायिका ऐसी देखी गई है कि वो अपने नायक को एक ऐसी जगह पर उलझा देती है, शायद वो उस चीज को नहीं कर पाता, उसको पहले ही पता है कि ये नहीं करेगा इस बात को, फिर भी वो उसको उलझाती है, फिर भी उसको तोलती है, नापती है। ये प्रेम का कोई आयाम, कोई सूत्र हो ही नहीं सकता। तो साथियों, अगले अंतराल में बने रहिए हमारे साथ। और ये उस समय की है, ये 4 पंक्तियां जो हैं ये उस समय हैं जब कहीं ना कहीं, हालांकि नायक की इसमें कोई गलती नहीं होती, लेकिन नायिका से अगर कोई गलती होती है, नायिका ने अगर वादे किए हैं नायक से, तो कहीं ना कहीं अगर उनमें दोनों में कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो दोनों बिछड़ते हैं, जब वहाँ नायक की जो स्थिति होती है वो नायक अपनी स्थिति बता रहा है इसमें। तो पंक्तियाँ ऐसे हैं, कसम जो साथ रहने की कभी जो तुमने खाई थी, कसम जो साथ रहने की कभी जो तुमने खाई थी, हर पल याद करने की रस्म मैंने निभाई थी, हर पल याद करने की रस्म मैंने निभाई थी। मेरी मोहब्बत को बेगाना बनाया तेरे अल्फाजों ने, मेरी मोहब्बत को बेगाना बनाया तेरे अल्फाजों ने। कहती थी वो मजबूरी में 2 पल साथ आई थी, कहती थी वो मजबूरी में 2 पल साथ आई थी। तो साथियों, अगली जो पंक्तियां हैं, अगली पंक्तियां जहां मैंने माँ शारदे की कृपा दृष्टि हुई और माँ शारदे ने जैसा मुझे आदेशित किया, जहाँ मैंने लिखना स्टार्ट किया, तो ये मेरे जीवन की, कवि जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां भी मैं इनको मानता हूँ, और मेरे कवि जीवन की प्रथम पंक्तियां भी मैं इनको मानता हूँ। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां भी प्रेम की हैं, और कहीं ना कहीं इसमें श्रृंगार की ऐसी भावना छुपी हुई है, जो श्रृंगार की, जो नायक और नायिका उस श्रृंगार की कल्पना भी अपने जीवन में करते हैं। तो आगे मैं प्रकाश डालने के लिए आदरणीय गुरु जी से कहूँगा कि इन 4 पंक्तियों पर एक बार और पुनः प्रकाश डालें। जी सर। साथियों, मैंने जब इन पंक्तियों को गुरु जी की लिखी हुई इन पंक्तियों को जब पढ़ा, तो इसकी जो अंतिम पंक्ति मुझे बार बार गुनगुनाने के लिए और बार बार सुनने के लिए, बार बार पढ़ने के लिए प्रेशराइज कर रही थी,
इस पंक्ति जब ये अंतिम पंक्ति आएगी तो शायद आप सुन करके शायद नींद चाहते हो भी आप गुनगुनाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कहीं ना कहीं अपने जीवन में भी उसको उपयोग करने का, अगर उस स्थिति से आप गुजरे हैं तो अपने जीवन में भी उसे उतारने का प्रयास करेंगे आप। तो पंक्तियां हैं कि दिल की दास्तां सुनकर कोई पैगाम लाया है, दिल की दास्तां सुनकर कोई पैगाम लाया है, मोहब्बत के फसानों में तुम्हें गुमनाम पाया है, मोहब्बत के फसानों में तुम्हें गुमनाम पाया है, मगर जब जी नहीं सकता हजारों ख्वाहिशें लेकर, मगर अब जी नहीं सकता हजारों ख्वाहिशें लेकर, वफाओं के गुनाहों में हमारा नाम आया है, वफाओं के गुनाहों में हमारा नाम आया है, वफाओं के गुनाहों में हमारा तुम्हारा नाम आया है। साथियों, इसमें जो अंतिम पंक्ति, एक बार इस पर पुनः थोड़ा सा और मैंने इसको एनालिसिस करना चाहूंगा। पंक्ति यह है कि वफाओं के गुनाहों में, इसका सीधा सीधा मतलब ये समझो कि बेवफा हो गए, वफाओं के गुनाहों में हमारा नाम आया है। आजकल शायद वो नायिका जब वह किसी दूसरे के प्रेम में पड़ जाती है या किसी दूसरे नायक से उसकी शादी हो जाती है, तो लोग जब उसको उल्हाना देते हैं कि यार तू उस नायक से प्रेम करती थी, उस व्यक्ति से प्रेम करती थी, तो शायद वो उसकी कमियां गिनाएगी। वो यूं नहीं कहेगी कि इसकी जिम्मेदार मैं हूं, वो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की कमियां गिनाएगी कि शायद वो मेरा साथ में ऐसा करता तो मैं उनके साथ में ऐसा करती, शायद वो ऐसा करता तो मैं शायद जीवन भर उनके प्रेम में रहती। तो साथियों, फिर वो नायक इस बात को स्वीकार करता है जब वह सुनता है कि नायिका उस पर दोषारोपण कर रही है, तो वह नायक खुद को वफाओं का गुनाहगार समझता है। लेकिन साथियों, वो तो वफाओं का गुनाहगार हो सकता है, वो स्वीकार कर रहा है, लेकिन इसमें कतई संदेह नहीं है कि वफाओं का गुनाहगार अगर हम हैं तो वफाओं की गुनाहगार तू भी है। धन्यवाद साथियों।